हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुरु स्टडी। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन को देखा, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। आज हम पार्ट 2 प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम 70 के बाद का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें 71 क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वह किस रूप में होता है? तो इसमें ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वह सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। अर्थात पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऊर्जा होती है वह सौर ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होती है, हमें मतलब पौधे को क्या होती है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो क्या होती है, पत्तियां जो होती है उससे क्या करती है, उससे रासायनिक ऊर्जा में तब्दील कर देती है। तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मा ऊर्जा में कौन करता है? तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन जो है ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत हीटर करता है। विद्युत हीटर करता है। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत हीटर करता है। हम देखते हैं कि विद्युत हीटर में क्या रहता है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें विद्युत रहता है, मतलब ये क्या कहते हैं, उसमें करंट रहता है। और क्या होता है ना, वो जब उसमें हम धारा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा में क्या होता है, वो बदल जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग, जिसे हम कोर कहते हैं, उसका तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर है 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन। 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन होता है। तो सूर्य के केंद्रीय भाग जो होते हैं कोर, देखिए सूर्य जो है, ये जो कोर है, ये जो कोर है, इसका जो केंद्रीय भाग जो होता है ना, उसका तापमान जो होता है 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का दाब कितना होता है? हमने देखा ये कोर, ये क्या था, कोर था, एक मिनट, ये कोर है, और इसका तापमान कितना है, तो 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन होता है। उसे हम किस में मापते हैं, तो केल्विन में। और ये जो है इसका केंद्र है, सूर्य का जो केंद्र है उसका जो दाब होता है ना, दाब, यहाँ आप देख रहे हैं दाब, सॉरी एक मिनट, दाब जो है उसका जो केंद्रीय भाग का जो दाब जो होता है ना, वो जो होता है 2 गुने 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो सूर्य के केंद्रीय भाग का दाब जो होता है वह कितना होता है, तो 2 गुने 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है वह हमें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलती है। इसे हम क्या कहते हैं, तो सौर विकिरण भी कहते हैं। तो सूर्य द्वारा ऊर्जा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में निकलती है, जिसे हम सौर विकिरण भी कहते हैं। सूर्य द्वारा 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकलती है? तो सूर्य द्वारा 1 सेकेंड में 3.86 गुने 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य द्वारा 1 सेकेंड में
3.86 गुने 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। किसी वस्तु का वेग, कोई भी वस्तु है उसका वेग हम दुगुना कर देते हैं, अर्थात कोई वस्तु चल रही है उसको वेग को क्या किया, दुगुना कर दे, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो 4 गुनी हो जाती है। तो किसी वस्तु का वेग को दुगुना करने पर गतिज जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, तो 4 गुना हो जाती है। लेकिन जब हम द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो क्या होगा, और द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो दुगुना ही रहेगा। द्रव्यमान को है उसको दुगुना करेंगे तो दुगुना ही रहेगा, लेकिन जब उसको वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। तो कोई वस्तु का संवेग, संवेग या वेग, आप लोग ध्यान रखिएगा, संवेग और वेग, तो संवेग और वेग के क्या करेंगे, अगर दुगुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी, लेकिन द्रव्यमान जो है वह दुगुना ही रहेगा। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है, इस सिद्धांत को किसने दिया। द्रव्यमान जो है ऊर्जा के समतुल्य होता है, इस सिद्धांत को आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें E बराबर mc स्क्वायर, जहां C बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। C बराबर क्या होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण को कम करने के लिए उसमें किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है। जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उसमें जो अपक्षरण की प्रक्रिया जो होती है उसको कम किया जाए, उसके लिए हम क्या मिलाते हैं, तो क्रोमियम को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, तो हम क्रोमियम को मिलाते हैं। जब स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जब क्रोमियम मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, अपक्षरण की प्रक्रिया जो होती है वह थोड़ी कम हो जाती है। किसके प्रयोग द्वारा आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति का मापक क्या है, तो रोरिंग ब्रिज। आवृत्ति को किसके द्वारा मापते हैं, अर्थात किसके प्रयोग के द्वारा, तो रोरिंग ब्रिज के द्वारा। अल्टरनेटर के सेंटर में क्या प्रयुक्त होता है। जो अल्टरनेटर होते हैं उसके जो सेंटर जो होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है, तो 2 स्लीपर रिंग। 2 स्लीपर रिंग जो होता है वह अल्टरनेटर के सेंटर में प्रयोग होता है। घूमने की गति किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। किसी कोई वस्तु जो घूमती है उसकी जो गति होती है उसको जो हम हैकोमीटर से मापते हैं। कौन से मीटर से मापते हैं, तो हैकोमीटर से। ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत क्या है। जब भी हमें ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत के बारे में पूछेगा तो हम इसका जवाब क्या देंगे, तो सौर ऊर्जा। लेकिन जब हमें पारंपरिक स्रोत के बारे में पूछेगा तो हम पेट्रोलियम का जवाब देंगे। अर्थात ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत जो है क्या है, तो सौर ऊर्जा है, तथा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है वह क्या हमें, तो पेट्रोलियम। खाद्य ऊर्जा मापी जाती है। जो खाद्य ऊर्जा जो होती है वह किस में मापी जाती है, तो कैलोरी में मापी जाती है। खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो कैलोरी में। किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई तक दूरी तय करने के लिए कितनी डिग्री कोण से फेंका जाता है। कोई भी वस्तु है उसको अधिक ऊंचाई तक दूरी तय करे, इसके लिए कितनी डिग्री कोण बना के उसे फेंका जाता है। तो जैसे ये कोई जगह है, यहाँ हम क्या करते हैं, कोई आदमी खड़ा है, वो क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना के जब फेंकेगा तो वो क्या करेगा, अधिकतम दूरी क्या होगा,
मतलब अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितने कोण पर ऊपर की ओर प्रदोपित करना चाहिए। अब जैसे हम देख, ये है, अब ये है, यहाँ है, अब हम इसको, कोई वस्तु है, हमें कोई वस्तु को हम क्षैतिज में कितने डिग्री कोण बना के फेंकेंगे तो क्षैतिज में जाएगा। तो उसमें क्या है, तो 45 डिग्री को कोण बना, 45 डिग्री कोण बना के जब फेंकेंगे तो क्षैतिज दूरी में क्या होगा, वो अधिकतम दूरी तक जाएगा। लेकिन जब हमको अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना होगा तो हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री तक का कोण बनाकर हमें क्या करना, फेंकना पड़ेगा। इसका उदाहरण जान लीजिए। तोप से गोला छोड़ना, जहाज से बम गिराना, ये सब क्या है, कौन सी 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो वह हमेशा क्या है, अंदर की ओर झुकता है। जब कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जब वो वक्र पथ पर, मतलब ये क्या, ऐसे पथ पे चलेगा तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो अंदर की ओर क्या रहेगा, झुका रहेगा। अंदर की ओर क्या रहेगा, तो झुका रहेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो था वह न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अर्थात दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की जो दूरी होगा उसके वर्ग की क्या होगा, तो वह व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह किसका नियम है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो होता है 6.67 गुने 10 के पावर 11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है। जब हम पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह हो गई, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर भी जाते हैं या नीचे भी जाते हैं तो क्या होगा, जी का मान क्या होता है, वो घटता है। यहाँ भी जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा 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 घटेगा, और ऊपर भी जाएंगे तो घटेगा। लेकिन जब बीच में रहेंगे तो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। आप देखिए, जहाँ छोटा चीज है, ध्रुव कहने में क्या मतलब, बोलने में क्या छोटा है, तो हम मान क्या होगा, अधिकतम हो जाता है। इस चीज से याद रखिएगा, ध्रुव बोलने में क्या है, छोटा है, तो इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन विषुवत रेखा क्या कहेगा, जब ये बड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। किसका, तो गुरुत्व मतलब जी का मान, पृथ्वी पर जी का मान जो होता है वह ध्रुव पर जो होता है महत्तम होता है तथा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है। जब पृथ्वी घूम रही, जब पृथ्वी घूम रही है और उसको तेजी से घूमने लगे तो क्या हो जाता है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या होगा, मतलब जी का जो मान हो क्या होगा, वह आपको कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। लेकिन जब
पृथ्वी जो है मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो कम हो जाए तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, और भी बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या होगा। यदि पृथ्वी जो है अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। 17 गुनी चाल से चल रही है तो भूमध्य रेखा पर कोई वस्तु रखी हुई है तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा। अगर पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद ही कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर बाकी सभी जगह क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी जगह अधिकतम हो जाएगा। अब आते हैं लिफ्ट के क्वेश्चन पे। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, एक समान गति से क्या है, ऊपर भी जा रही है, एक समान गति से क्या है, नीचे भी जा रही है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या रहेगा, तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जब लिफ्ट क्या है, एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे आ रही है, तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, लिफ्ट का जो त्वरण है वह अगर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा कि जो वस्तु है अर्थात जो आदमी, अगर उसमें आदमी रखे मतलब जा रहा है तो क्या होगा, फर्श से उठ के छत से जाकर टकरा जाएगा। जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण जो है कम होगा, जैसे गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वह लिफ्ट की गति से कम होगा, मतलब लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से जैसे ही अधिक होगा वो क्या होगा, फर्श से उठकर छत से टकरा जाएगा। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, कोई भी ऐसा बल है जिसके द्वारा कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, तो वो जो बल लगता है उस बल को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो भार कहते हैं। उस वस्तु को, उस बल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो भार कहते हैं, जिसमें W बराबर F, F बराबर mg। पृथ्वी के केंद्र का भार क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र का भार क्या होता है, तो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार एक सदिश राशि, इसे किससे मापा जाता है, तो कमानीदार तुला से। भार क्या है, तो एक सदिश राशि है, इसे किससे मापा जाता है, तो कमानीदार तुला से। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके 4 का कितना होता है। चंद्रमा पर किसी भी पिंड का भार है पृथ्वी पर उसके भार का, 4 नहीं होगा, यहाँ भार होगा, तो चंद्रमा पर किसी भी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होगा, तो 1/6 गुना होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक होता है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक होता है, तो लगभग 81.5 गुना होता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह चंद्रमा की त्रिज्या के लगभग कितना गुना अधिक होता है, तो 4 गुना। हम एक चीज यहाँ इस क्वेश्चन को देख लीजिए सब लोग, ये तीनों क्वेश्चन ये बहुत ही VVI है। इसमें क्या कहता है कि चंद्रमा पर किसी भी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का, भार के बारे में पूछा है कि पृथ्वी उसके भार का कितना होगा, तो 1/6 गुना होगा। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान जो है
वह चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक होगा? तो लगभग 81.5 गुना होगा। अब पृथ्वी की त्रिज्या जो है चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग कितना गुना अधिक होता है? तो 4 गुना अधिक होता है। ठीक है। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिन का भार कैसा प्रतीत होता है? जब हम देखते हैं किसी भी लिफ्ट में चढ़ते हैं तो जब वो एक समान गति से ऊपर ओर जा रही है, मतलब त्वरण के साथ, मतलब गति की एक समान नहीं, मतलब गति के साथ जब ऊपर जा रही होती है तो पिन का जो भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जैसे आप देखे हो एक लिफ्ट में चढ़े, लगा क्या का भार बढ़ गई, कैसे हुआ? वो त्वरण के साथ क्या हो रही है? ऊपर की ओर बढ़ रही। इसी कारण से लगता है कि मतलब प्रतीत होता है कि भार बढ़ गया। और जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित वस्तु जो कैसा प्रतीत होता है? तो घटा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ऊपर जाएगी तो क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जैसे ही नीचे आएगी तो उसमें तो उसका भार जो होगा किसी वस्तु का वह घटा हुआ प्रतीत होगा। ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसी कक्षा में करता है? तो ग्रह जो है सूर्य की जो परिक्रमा जो है वह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करता है। जैसे सूर्य यहाँ 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 ये सब ग्रह क्या कहते हैं इसको? ग्रह। तो क्या है? वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। ठीक है। तो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करता है। किसी भी ग्रह का क्या नियत रहता है जिसके कारण ग्रह का वेग सूर्य के निकट रहने पर बढ़ता है तथा दूर होने पर वेग कम हो जाता है? तो क्या होता है? वो क्षेत्रीय वेग। किसी भी ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो होता है नियत रहता है, जिसके कारण ग्रह का वेग सूर्य के निकट रहने पर बढ़ता है तथा दूर होने पर वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका क्या कहलाता है? तो परिक्रमण काल कहलाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह जब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, तो पूरे जब चक्कर पूरे हो जाते हैं तो उसका क्या कहलाता है? तो परिक्रमण काल कहलाता है। बुध का परिक्रमण काल कितना है? तो बुध का जो परिक्रमण काल है वह 88 दिन। बुध का परिक्रमण काल कितना है? तो 88 दिन है। वरुण का परिक्रमण काल कितना है? तो 165 वर्ष। वरुण जो है उसका परिक्रमण काल कितना है? तो 165 वर्ष। किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? कोई भी उपग्रह है उसका कक्षीय चाल जो है किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर। पृथ्वी तल से उसकी जितनी ऊंचाई है उसी पर क्या होगा? किसी भी उपग्रह का कक्षीय चाल निर्भर करता है। किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उसके द्रव्यमान पर। कोई भी उपग्रह है उसके द्रव्यमान पर उसका कक्षीय चाल क्या होता है? निर्भर नहीं करता है। निर्भर किससे करता है? तो वो पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तल के अति निकट जो चक्कर लगाने वाले उपग्रह होते हैं उसकी जो कक्षीय चाल होती है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? ये तो आपका चक्कर काल होगा, लेकिन उसका परिक्रमण काल जो होता है वह कितना होता है? तो 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट क्या होता है? पृथ्वी के तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के लंबवत तथा पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं? भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। मतलब ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के लंबवत
तथा पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर जो होता है, परिक्रमा कर लेता है, उससे क्या कहते हैं? तो भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया? आर्थर सी क्लार्क। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सर्वप्रथम आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड का पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वह क्या कहलाता है? तो पलायन वेग। जब हम मतलब उसकी एक चाल होती है, और उस चाल से मतलब उस स्पीड से जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हैं तो क्या होता है? वह गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या होता है? तो पार कर जाता है, अर्थात वहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय जो मान है, गुरुत्वीय जो बल है वो नहीं लग पाता है। तो कौन सा वेग है? तो पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो √2 गुना। पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो √2 गुना होता है। यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना बढ़ा दिया जाए, कोई भी उपग्रह है उसका कक्षीय वेग √2 गुना कर दिए जाए तो क्या होगा? उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। और किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग जो है √2 गुना अर्थात कितना? तो 41%। कितना बढ़ा दिया जाए? तो 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर क्या करेगा? तो पलायन कर जाएगा। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? जो भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं उसका आवर्तकाल जो है कितना होता है? तो 24 घंटे होते हैं। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु की स्थिति क्या होती है? भारहीनता की स्थिति में होती है। कोई भी कृत्रिम उपग्रह उसके अंदर जो है स्थित जो व्यक्ति है या वस्तु है उसकी जो स्थिति वह क्या होती है? तो भारहीनता की स्थिति होती है। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 28 दिन। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में 28 दिन का समय लग जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है उसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो थर्मोस्फीयर। मानव के द्वारा जो उपग्रह बनाए जाते हैं वह कहाँ स्थापित होते हैं? तो थर्मोस्फीयर में स्थापित होते हैं। भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो भारहीनता की जो स्थिति होती है वह उत्पन्न होती है गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाती है। जब गुरुत्वाकर्षण जो होती है शून्य हो जाती है तो भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है
तो उसका भार क्या होता है? तो परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका भार क्या होगा? तो परिवर्तनशील हो जाएगा। भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो भू अस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो होती है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। दो गेंदें जिनका भार अलग अलग है उसको एक मीनार से गिराई जाती है। दो गेंद है, उसका भार जो है अलग अलग है, एक मीनार से गिराई गई तो धरती पर कब पहुंचेगी? दोनों एक साथ वहीं पहुंचेगी। ठीक है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? कोई वस्तु है उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वह कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग T2 सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन RQ के होती है। क्या होती है? तो अनुक्रमानुपाती होती है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील बल को क्या कहते हैं? तो दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो बल और क्षेत्रफल पर। दाब जो होता है वह बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब क्या है? तो वह एक अदिश राशि। दाब क्या है? तो वह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। दाब एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो आज के लिए इतना ही।